तो जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमारी यूरा कहीं जा रही होती है और उसके पीछे पीछे जेवियस भी आ रहा होता है। जेवियस से परेशान होके अंततः यूरा मान जाती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकते हो। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं मॉड्रेड का होटल। वहाँ बाहर खड़ा सर्वेंट यूरा को देखते ही कहता है, रुकिए, पहले इनविटेशन कार्ड दिखाओ। प्रिंसेस यूरा कहती है, क्या मुझे इनविटेशन कार्ड की जरूरत है? लेकिन सर्वेंट बदतमीजी करते हुए कहता है, लेकिन अगर तुम अपने इस खूबसूरत चेहरे के साथ हमारे साथ शामिल होना चाहती हो तो इसके लिए तुम्हें इनविटेशन लेटर की कोई जरूरत नहीं है, पर इसके लिए मुझे तुम्हारी जाँच करनी होगी। यूरा उसके हाथ को दूर करती है और उसके पैर पे मारकर सीधा अंदर घुसने लगती है। साथ ही वो पीछे पलटते हुए कहती है, प्रिंसेस यहाँ बदला लेने आई है। और इसी के साथ वो बदतमीज सर्वेंट अंदर जाकर गिर जाता है। अंदर धमाकेदार एंट्री लेने के साथ ही यूरा कहती है, कितने दुष्ट हो तुम। मॉड्रेड कहता है, क्या दुष्ट? यूरा, तुम्हारा खुद के बारे में क्या ख्याल है? यूरा कहती है, तुम इतने चरित्रहीन हो। तुमने एक ऐसा गंदा होटल खोला है और बार बार मेरे थिएटर को फंसा रहे हो। साथ ही तुमने लॉर्ड रेनाल्ड को फ्रेम करके यूज करने की कोशिश की, तो तुम अपने बारे में देखो। मॉड्रेड हंसते हुए कहता है, यूरा, मैंने ये सब तुमसे ही सीखा है। यूरा कहती है, अपना कंपेयर तुम मुझसे करना बंद करो मॉड्रेड। अब मैं इन सब से ब्रेक लेने जा रही हूँ, तो 1 महीने के लिए जो भी ज्यादा प्रॉफिट कमाता है वो ही जीतेगा। हारने वाला अपने स्टोर को बंद करके चला जाएगा और कभी परेशानी नहीं खड़ी करेगा। अगर तुम इससे सहमत हो तो रॉयल फैमिली की कसम खाओ। मॉड्रेड मजाक उड़ाते हुए कहता है, यूरा, तुम्हारे साथ मेरे पास ऐसी बचकानी हरकतें करने का टाइम नहीं है, और अगर तुम यहाँ से खुद नहीं गई तो मैं किसी को तुम्हें बाहर ले जाने के लिए कहूँगा। यूरा शातिर मुस्कुराहट देते हुए कहती है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया है। मॉड्रेड भी सीरियस हो जाता है और कहता है, ठीक है, तो तैयार हो जाओ। नेक्स्ट सीन में यूरा होटल से बाहर आ चुकी होती है और उसका ध्यान जेवियस पर जाता है। उसे देख यूरा खुद से ही कहती है, आखिर जेवियस मैजिक जानता है क्या? वो बिना किसी निशान के आता जाता रहता है। ये सुन जेवियस कहता है, योर हाइनेस, आप हमेशा मेरे साथ एक बिगड़ैल बच्चे की तरह बिहेव क्यों करती हैं? क्या ये भी मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ आया? यूरा कहती है, भूल जाओ, तुम्हारी ये एक्टिंग बहुत ही बेकार है। जेवियस हंसने लगता है और धीरे से कहता है, तुम ये कैसे जानती हो कि मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार नहीं हूँ? यूरा पीछे घूमते हुए कहती है, क्या तुमने कुछ कहा? जेवियस बात बदलते हुए कहता है, आखिर तुम मॉड्रेड के खिलाफ क्या करने की प्लानिंग कर रही हो? यूरा कहती है, क्या तुम जानते हो इंटरटेनमेंट प्लेस आखिर किस चीज से सबसे ज्यादा डरता है? जेवियस हैरानी से कहता है, क्या? मैं कुछ समझा नहीं। यूरा कहती है, अब मैं जो करने वाली हूँ तुम बस चुपचाप देखो। फिर हमें दिखाया जाता है कुछ दिनों के बाद। पैलेस में किंग गुस्सा करते हुए कहते हैं, ये वो स्कोर है जो तुमने मुझे दिखाया था। यूरा तो बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि किंग मॉड्रेड पर चिल्ला रहे होते हैं कि सबसे पहले यूरा को मेरे द्वारा दी गई प्रॉपर्टी के बारे में तुम बहुत नकचड़े थे। मुझे लगा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्या हुआ? अपने आप को देखो मॉड्रेड। ऐसा कहते हुए वो फाइल को मॉड्रेड के मुंह पे फेंक देते हैं। मॉड्रेड उस फाइल को लेता है और देखने लगता है कि उसमें उसके सभी कांड के बारे में लिखा है, जैसे कि उसका होटल बहुत ही गंदी जगह है और वहाँ पर गैम्बलिंग होती है, जिसके लिए बहुत सारी शिकायतें भी मिली है और इससे रॉयल फैमिली की गरिमा अपमानित हो रही है। इसे तुरंत ही बंद करने की सिफारिश की जाती है। ये सब पढ़ने के बाद मॉड्रेड कहता है, योर हाइनेस, ये बदनामी है। मेरा होटल सिर्फ रईसों के लिए है, जहाँ पे वे पार्टी और इंटरटेनमेंट करते हैं। मैं एक प्रिंस हूँ, आखिर मैं ऐसा कुछ कैसे कर सकता हूँ जिससे रॉयल फैमिली का अपमान हो? बीच में यूरा बोलती है, इंटरटेनमेंट, वो भी बिस्तर तक। तुरंत ही मॉड्रेड यूरा पर चिल्लाते हुए कहता है, वे सब तो गुलाम हैं। ये सब उनका सौभाग्य है कि वे इतने अमीर रईसों की सेवा कर पाते हैं। यूरा भी चिल्लाने लगती है कि तुम कितने घटिया हो मॉड्रेड। वहीं पर कैरिगम भी मौजूद होता है और किंग इन दोनों को देख रहे होते हैं। ओ, क्या इस तरह के ब्रोथल जैसी जगह लीगल है? लेकिन अगर ऐसी ही बात है तो लकीली मेरे पास एक और बैकअप प्लान है। उसके बाद तो यूरा कहती है, क्या आम लेडीज पर इस तरह से दबाव डालना एक नॉर्मल बात है? डैड, अब हर घर की बेटियां बाहर जाने से डरती है, इस डर से कि कहीं उनका किडनैप न हो जाए और वे गुलाम न बन जाएं। अगर आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते या न्याय नहीं दे सकते तो मुझे डर है कि लोगों के दिलों में अराजकता फैल जाएगी, लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे। मॉड्रेड अपने बचाव में चिल्लाने लगता है कि यूरा, तुम क्या बकवास कर रही हो? तभी किंग कहते हैं, चुप हो जाओ। अगर तुम इसे अच्छी तरह से नहीं कर सकते मॉड्रेड, तो ये काम उन लोगों को दे दो जो ये अच्छी तरह से कर सकते हैं।
कैरिगम, अब ये तुम्हारी बारी है। मॉडरेट हैरान रह जाता है और कैरिगम फटाक से झुकते हुए कहता है, जैसा आपका ऑर्डर योर हाइनेस। मॉडरेट तो कहता रह जाता है कि योर मैजेस्टी, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन किंग उन्हें वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। यूरा वहाँ से जाते हुए मॉडरेट का मजाक उड़ा रही होती है और कैरिगम भी बेकार है कहते हुए वहाँ से निकल जाता है और पीछे रह गया मॉडरेट अचानक मुस्कुराने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मॉडरेट किसी से कहता है, अपने लॉर्ड के पास वापस जाओ, ये बात कंफर्म हो चुकी है। यूरा निश्चित रूप से मेरी बेवकूफ बहन नहीं है। दूसरी ओर सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि प्रिंसेस अमर रहे। यूरा भी बहुत ज्यादा खुश होती है और अपने लोगों के साथ पार्टी कर रही होती है। साथ ही ये कहा जा रहा होता है कि थिएटर का रिवेन्यू लगातार बढ़ रहा है। फैंस की संख्या साल दर साल बढ़ती गई है। अपने अच्छे भाई के होटल में फिर से तोड़फोड़ हुई है। यूरा भी कहती है, इस बार तुम सबने जंपिंग क्लोन को इतनी आसानी से हल कर दिया है। तुम लोगों ने सच में बहुत ही अच्छा काम किया है पब्लिक का ओपिनियन लेकर। हैरान मत हो, ये तो बस शुरुआत है। दिन तो अभी और भी अच्छे आने बाकी हैं। उसके बाद तो वे सभी लोग अपनी थिएटर की तरक्की को एंजॉय कर रहे होते हैं। इतना पी लेने के बाद यूरा टल्ली हो चुकी होती है और रात के समय फेलिना को बाय बोलते हुए अपने पैलेस की ओर निकल जाती है। यूरा पैलेस पहुंचकर खुशी से कह रही होती है कि आज मैं सचमुच बहुत खुश हूँ। तभी सामने से उसकी मेड आते हुए कहती है, योर हाइनेस, आपने आज इतना क्यों पिया है? लेकिन हमारी टल्ली यूरा कहती है, ओ ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा किसका है? झुर्रीदार और बदसूरत, चलो आओ और मुस्कुराओ। ऐसा कहते हुए वो अपनी मेड के गाल खींच रही होती है। यूरा अपनी बेवकूफी भरी हरकतें कर रही होती है कि ठीक उसके सामने लॉर्ड रेनाल्ड आकर खड़ा हो जाता है। यूरा भी उसे देखने लगती है और लॉर्ड रेनाल्ड बड़े ही डरावने वे में कहता है, योर हाइनेस, मैं परेशान करने के लिए माफी चाहता हूँ। उसे देखकर यूरा तो घबरा जाती है और गिरते हुए कहती है, ओ ये कौन है? इतने में यूरा की मेड्स उसको संभाल लेती है और लॉर्ड रेनाल्ड कंटिन्यू करते हुए कहता है, योर हाइनेस, आपने कहा था कि जिस इंसान ने मुझे नुकसान पहुंचाया है वो मॉडरेट है, तो क्या ये सच है? उसे अचानक देख बेचारी टल्ली यूरा तो घबरा चुकी होती है और पसीने से तरबदर अपनी मेड से धीरे से कहती है, ये कब आया और तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं? मेड भी धीरे से कहती है, योर हाइनेस, आपने ही तो मुझे कहा था कि मुझे चुपचाप यहाँ आपका इंतजार करना है और कहीं नहीं जाना। फिर यूरा भी सोचने लगती है कि हाँ, जब वो पार्टी में जाने वाली थी तब ये मेड उसे ज्ञान दे रही थी कि कैसे उसे अपने मैनर्स में रहना है, कम पीना है और अपने शिष्टाचार को खोना नहीं है। तो इस पर यूरा ने उसे कह दिया था कि तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं है, यही रहो और तुम्हें कहीं भी जाने की इजाजत भी नहीं है। ये सब सोचने के बाद यूरा कहती है, लोगों को फुर्तीला होना सीखना होगा। खैर, आज बहुत अंधेरी रात है और हवा भी चल रही है, तो क्यों ना तुम कल वापस आओ। ये सुन रेनाल्ड अजीब सा मुंह बनाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है, अगर तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी तो मैं जाकर उनसे पूछ लूंगा। ये सुनते ही यूरा रेनाल्ड का हाथ पकड़कर उसे रोक लेती है कि रुक जाओ। असल में यूरा के दिमाग में चल रहा होता है कि अगर रेनाल्ड इस तरह की बदले वाली भावना लेकर मॉडरेट से सवाल करेगा तो जाहिर है कि सब कुछ बिगड़ जाएगा और इससे मॉडरेट को मौका मिल जाएगा इसे रास्ते से हटाने का। इससे तो सब कुछ ड्रामे के अकॉर्डिंग प्लॉट्स के हिसाब से चलने लगेगा। फिर तो मैंने जो कुछ भी अब तक किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। नहीं, मैं कुछ भी बिगड़ने नहीं दे सकती। उसके बाद तो यूरा कहती है, शांत हो जाओ रेनाल्ड, तुम इतनी आसानी से मॉडरेट से मिल नहीं सकते। इनफैक्ट तुम्हें तो उसका नाम भी इतनी आसानी से नहीं लेना चाहिए। मॉडरेट के पैलेस के बाहर तैनात गार्ड्स भी वेजिटेरियन नहीं हैं। वे तो तुम्हें मार कर पका कर खा जाएंगे। लेकिन लॉर्ड रेनाल्ड का ध्यान तो इन सब पर होता ही नहीं है। वो सोच रहा होता है कि आधी रात हो रही है। एक स्ट्रेंजर जो कि इनका हस्बैंड भी नहीं है, यानी मैं, उसका हाथ प्रिंसेस यूरा ने पकड़ा हुआ है और वो इतने करीब है। ये सब रियलाइज होते ही लॉर्ड रेनाल्ड बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। इसी के साथ वो अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहता है, योर हाइनेस, पहले आप। इतने में यूरा बोलने लगती है कि इतना भी आवेशी मत बनो। इसके अलावा जिस इंसान ने तुम्हें मारने की कोशिश की है वो मॉडरेट जितना आसान नहीं है। अगर तुम मॉडरेट को मार भी देते हो तो भी ये बदला पूरा नहीं होगा। पहले मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे गुस्से को समझ सकती हूँ। तुम लगभग मारे जाने वाले थे, लेकिन इस तरह के गंदे कामों में अपनी जान देना सही नहीं है। रेनाल्ड तो अभी बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है और कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन यूरा उसे पूरा कहने ही नहीं देती और
चिल्लाते हुए कहती है, मुझे सच में मॉड्रेड के पीछे की ताकतों से शिकायत है। हम असल में हमारे गोल एक जैसे हैं, तो क्या तुम मेरे साथ काम करोगे? बेचारा लॉर्ड रेनाल्ड तो अभी शर्मा रहा होता है और कहता है, मैं क्या बोल सकता हूँ। यूरा तो खुश हो रही होती है कि शायद अब ये मान जाने वाला है, लेकिन लॉर्ड रेनाल्ड अपने हाथ को दिखाते हुए कहता है, योर हाइनेस आपने। यूरा भी समझ जाती है और अपना हाथ पीछे खींचते हुए कहती है, इन सब पर ध्यान मत दो। तुम मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचते हो? असल में यूरा भी ब्लश कर रही होती है और रेनाल्ड का हाथ तो कांपने ही लगता है। साथ ही रेनाल्ड कहता है, साथ मिलकर काम करना ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे इसके लिए गारंटी दे सकती हो कि ये शब्द तुमने मुझे खुश करने के लिए लापरवाही से नहीं कहे हैं? प्रिंस के पीछे जो खड़ा है उससे तो यही पता चलता है कि तुम भी उसके अस्तित्व को उखाड़ कर नहीं फेंक सकती। ये तुम्हारे लिए भी कठिन है, तो आखिर तुम मुझसे डील क्यों करना चाहती हो? क्या होगा अगर तुमने मुझसे झूठ बोला हो? यूरा मन ही मन कहती है, मॉड्रेड के पीछे जो व्यक्ति है वो देश के विनाश का कारण हो सकता है। क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ये मेरे जीने मरने का बड़ा मामला है? आखिर मैं ऐसे मामले में झूठ क्यों बोलूंगी? उसके बाद तो वो कहती है, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला, लेकिन मैं अभी तुम्हें इन सब का रीजन नहीं बता सकती। तो ऐसे में तुम मुझ पर विश्वास कैसे कर सकते हो? ये सुन वे मेट्स भी चौंक जाती हैं कि आखिर प्रिंसेस कहना क्या चाहती हैं। खैर रेनाल्ड कहता है, ये ठीक है, मैं तुम्हारे अतिरिक्त लोगों को अपनी आंखों से देखूंगा और अगर मुझे ये पता चलता है कि तुम कुछ नहीं कर रही तो मैं अपने तरीके से बदला लूंगा। यूरा कहती है, इसे अपनी आंखों से देखें, लेकिन कैसे? रेनाल्ड वहाँ से जाते हुए कहता है, तुम्हें कल पता चल जाएगा। यूरा कहती है, ठीक है, तुम पैलेस में कैसे रह सकते हो और क्या मॉड्रेड के साथ मेरी बातचीत सुन सकते हो? रेनाल्ड कोई जवाब न देते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है, जिससे यूरा कहती है, कितना असभ्य है ये। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं अगले दिन किंग के पैलेस में उनके सभी बच्चे और जेवियस मौजूद होते हैं और उनके सामने नील डाउन होकर लॉर्ड रेनाल्ड भी मौजूद होता है। किंग कहते हैं, रेनाल्ड क्या तुम सच में अपने गार्ड का स्टेटस छोड़ना चाहते हो? इसका मतलब ये है कि तुम्हारा टाइटल रद्द कर दिया जाएगा। रेनाल्ड भी कह देता है कि मैं इसके लिए तैयार हूँ। किंग कहते हैं, वेल अब जबकि तुम इतना जोर दे रहे हो और तुम्हारे देश के प्रति इतने योगदान को देखते हुए मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। लेकिन इतने में ही रेनाल्ड कहता है, योर मैजेस्टी एक रिक्वेस्ट है, मैं प्रिंसेस यूरा का गार्डियन नाइट बनना चाहता हूँ। ये सुनकर यूरा और जेवियस दोनों ही शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में यूरा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और पीछे पलटते हुए कहती है, तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? आखिर कौन सा गार्डियन नाइट अपनी आंखों और कान को छुपाता है? क्या इतना रियल एक्ट करना जरूरी है? रेनाल्ड कहता है, अब जब मैंने तुम्हारा नाइट बनने का वादा कर दिया है तो तुम्हारी सुरक्षा के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। यूरा कहती है, थैंक्स, लेकिन सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम मेरे फादर के साथ नहीं रहना चाहते तो मैं तुम्हारे लिए थिएटर जाकर वहाँ का तुम्हें सिक्योरिटी कैप्टन बना दूंगी। ये मेरा बेस है और इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैंने वहाँ क्या किया है, तो तुम अब मेरा पीछा करना बंद कर सकते हो। लेकिन रेनाल्ड तो अब भी यूरा का पीछा करना बंद नहीं करता, जिससे हमारी यूरा परेशान हो रही होती है। अंततः यूरा परेशान होके कह देती है कि तो फिर तुम क्या करने जा रहे हो? लेकिन अब भी रेनाल्ड कुछ भी नहीं कहता, जिससे यूरा सोचने लगती है कि वो सीधा मुझे देख रहा है कि मैं क्या कर रही हूँ। कहीं मेरे चेहरे पर कुछ चिपका तो नहीं है ना? अचानक रेनाल्ड कहता है, योर हाइनेस कृपया मुझे बताएं कि ऐसा भी क्या हुआ है जिससे लोगों का स्वभाव अचानक बदल गया है। इसी के साथ वहाँ पर बहुत तेज हवाएं चलने लगती है और यूरा घबराते हुए कहती है, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? प्लीज सब्जेक्ट मत बदलो। रेनाल्ड तो अभी यूरा को घूरे जा रहा होता है और अपने हाथ के टाइट मुट्ठी को खोलते हुए यूरा के बालों को टच करने की कोशिश करता है। अचानक जेवियस कहता है, ऐसा लगता है कि तुमने अभी तक नाइट्स को कैसे रहना चाहिए वो वाली साहित्य की बुक नहीं पढ़ी। असल में उसने रेनाल्ड के हाथ को यूरा के बालों को भी टच होने से रोक दिया था और जेलसी के कारण टॉन्ट मारता है। साथ ही वो यूरा से कहता है, जैसा कि योर हाइनेस आपसे उम्मीद की गई थी, हैरम के निर्माण की गति ने मुझे सचमुच हैरान कर दिया है। इसी के साथ वो रेनाल्ड को दूर कर देता है। उसके बाद रेनाल्ड भी घुटने टेकते हुए कहता है, ये मैं ही हूँ जो लापरवाह था। योर हाइनेस कृपया मुझे दंड दीजिए। यूरा कहती है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। प्रेमियर से मुझे बात करनी है तो पहले तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए। उसके बाद तो रेनाल्ड हामी भरता है और कुछ सोचते हुए वहाँ से चला जाता है। जेलस जेवियस भी रेनाल्ड को ही देख रहा होता है। तभी उसका ध्यान खींचते हुए यूरा कहती है, समय पर यहाँ आने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, अन्यथा मुझे महान दीवार पर अपने पैर गड़ाने में शर्मिंदगी
महसूस होती। जेवियस मुस्कुराता है और कहता है, मैं ये सोचता हूँ कि ये सही समय नहीं है। यूरा कहती है, प्लीज उस बारे में भूल जाओ। रेनाल्ड और मैं ठीक वैसे ही हैं जैसे तुम और मैं, यानी मैंने उसके साथ भी सिर्फ पार्टनरशिप ही की है। जेवियस कहता है, क्या पार्टनरशिप? यूरा गार्डन के फ्लावर्स को देखते हुए कहती है, हाँ और क्या। वैसे तुम्हें मुझसे क्या लेना देना? संयोग से मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। असल में रेनाल्ड। इतने में ही जेवियस चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम्हें मेरे सामने अन्य लड़कों का नाम लेना चाहिए? इसी के साथ वहाँ पर शांति छा जाती है और यूरा भी हैरान होती है कि तुम क्या बोल रहे हो। इतने में जेवियस यूरा के करीब आ जाता है और कहता है, तुम्हारी नजरों में मैं रेनाल्ड जैसा ही हूँ। यूरा कहने की कोशिश कर रही होती है कि मैं, लेकिन जेवियस उस पर जोर देते हुए कहता है, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो, चलो बोलो। यूरा हैरान होती है, लेकिन फिर वो गुस्से में आ जाती है और जेवियस को दूर धकेलते हुए कहती है, हाँ ऐसा ही है। ये कुछ मिलावटी बातें करना और कुछ अनक्लियर बात कहना। क्या तुम बार बार मेरे इतने करीब झुकना बंद कर सकते हो? क्या तुम्हें ये लगता है कि मेरे पास रहना दिलचस्प है? इसी के साथ यूरा वहाँ से जाते हुए कह रही होती है कि अगर ये मेरी जान बचाने के लिए नहीं होता तो मैं तुम्हारी परवाह कभी नहीं करती। इतने में पीछे से जेवियस रुको कहकर यूरा को पीछे से पकड़ लेता है। जेवियस के इस एक्शन से तो यूरा चौंक जाती है और गुस्से से पीछे पलटते हुए कहती है, क्या तुम फिर से ये कर रहे हो? इसी के साथ वो जेवियस को एक थप्पड़ जड़ देती है। बेचारा जेवियस, उसका मास्क नीचे गिर जाता है और उसके चेहरे पर चोट लग जाती है। और ये देखकर यूरा हैरान हो जाती है कि जेवियस ही एलन है। ये सब देख जेवियस भी हैरान होता है क्योंकि ये सब अनएक्सपेक्टेड था। यूरा पहले ही जेवियस से दूर खड़ी हो चुकी होती है और एलन और जेवियस इन दोनों में फर्क करने की कोशिश कर रही होती है। साथ ही उसके माइंड में चल रहा होता है कि एलन और प्रीमियर क्या ये जुड़वा हैं या फिर ये एक ही इंसान है? क्या ऐसा हो सकता है कि इसने मेरी पहचान के बारे में पता लगाने के लिए मुझसे कांटेक्ट किया था? फिर तो उसके दिमाग में एलन के साथ की वो सारी मेमोरीज घूमने लगती हैं। इसी के साथ उसे दिखता है इस ड्रामा के अंदर अपना एंड, कि कैसे प्रीमियर जेवियस के कारण ही प्रिंसेस यूरा को जिंदा ही जला दिया जाता है। ये सब याद आते ही यूरा कांपने लगती है और मन ही मन कहती है, नहीं ये कैसे हो सकता है? यूरा को ऐसे कपकपाते देख जेवियस उसकी मदद करने के लिए बढ़ते हुए कहता है, योर हाइनेस। लेकिन यूरा पीछे होते हुए कहती है, मेरे पास मत आओ। जेवियस को तो अब भी यूरा एक क्यूट रैबिट जैसी लग रही होती है और वो अपने हाथ खड़े करते हुए कहता है, योर हाइनेस, मुझसे इतना चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो पार्टनर्स है ना। निश्चित रूप से इसे ये क्लियर हो गया है कि मैं ओरिजिनल प्रिंसेस यूरा नहीं हूँ। ऐसा सोचते हुए यूरा कहती है, मैं समझ नहीं पा रही कि तुम क्या कह रहे हो। जेवियस कहता है, ठीक है, चाहे आप माने या ना माने, फिर भी मैं आपको धोखा नहीं देना चाहता था। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि तुम मुझे पहचान ही नहीं पाओगी। तुम मेरी पार्टनर हो और मैं तुम्हें ठेस पहुंचाने के लिए कुछ नहीं करूंगा। यूरा कहती है, ओह तुम्हारा क्रेडिट तो पहले से ही बकाया है, आखिर मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? यूरा तो परेशान हो रही होती है क्योंकि उसने एलन को अपना दोस्त माना था और उसकी नजर में जेवियस उसका पार्टनर जरूर था, लेकिन वो एक ऐसा इंसान था जिससे कि बचते हुए यूरा फूक फूक कर कदम रख रही थी। लेकिन फिर भी जेवियस के चेहरे पर चोट को देख यूरा सॉरी फील करते हुए कहती है, भूल जाओ, अलविदा। लेकिन जेवियस यूरा के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, योर हाइनेस, मैं आपका विश्वास फिर से पा लूंगा, कृपया तब तक इसे दूसरों को न बताएं। यूरा उसे अपना हाथ छुड़ा लेती है और थिएटर की ओर निकल जाती है। थिएटर पहुंचने के बावजूद भी यूरा का चेहरा अब भी इसी तरह से निराशा में भरा होता है, जिसे देख फेलिना कहती है, टीचर आप क्या सोच रही हैं? क्या हमारी एक्टिंग में कोई बुराई है? यूरा ने तो कुछ सुना ही नहीं होता है, इसीलिए वो बस हाँ कहती रह जाती है। उसके बाद तो यूरा बैठते हुए कहती है, मेरा एक दोस्त है। फेलिना कहती है, अरे हाँ, तो क्या आपके दोस्त के साथ कोई परेशानी है टीचर? यूरा कहती है, भूल जाओ, फील्ड मैनेजर ने तुम्हें स्टेज पर बुलाया है। उसके बाद तो फेलिना भी वहाँ से चली जाती है और यूरा उसे बाय करने के बाद राहत की सांस लेते हुए सोचने लगती है कि यहाँ क्या चल रहा है, आखिर मैं क्या सोच रही हूँ? क्या तुम मेरे हो? लड़कियों के साथ छिड़काने की ये पुरानी चाल यूज करके कैसे अब भी किसी को बेवकूफ बनाया जा सकता है? वो आदमी अब तो मैक्सिमम डेंजर लेवल पर है, लापरवाह मत बनो। हालांकि एलन ही प्रीमियर जेवियस निकला, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग है। नहीं, सिवाय इसके कि सब कुछ चिकना ही है। लेकिन ये अब समझ में आता है कि क्यों एलन पैलेस में आजादी से आता जाता था और वो कहता था कि वो मदद की तलाश में था। असल में तो वो प्रीमियर ही था। तो उस
उस समय एलन जानबूझकर मेरे पास आ रहा था, है ना? तब मुझे मार डालो। अपने इस अजीब से ख्याल को खुद को थप्पड़ मारते हुए यूरा झटकती है और कहती है, अरे नहीं, ये सब क्या मेरे दिमाग में आ रहा है? शायद हमारा रिश्ता सचमुच बदल गया है, फ्यूचर भी अलग ही होगा। चलो खुश हो जाओ यूरा। उसने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारे ट्रस्ट को फिर से जीतूंगा। उसके बाद तो यूरा खुद को और मारने लगती है कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, उसके खूबसूरत चेहरे से मूर्ख मत बनो। ठीक इसी समय वहाँ पर एक मेड आ जाती है और कहती है, योर हाइनेस, क्या आप ठीक हैं? यूरा कहती है, हाँ कोई बात नहीं है, यहाँ पर तो बस मच्छर था, तुम्हें मुझसे क्या काम है? मेड कहती है, किंग ने आपको बुलाया है और ऐसा लगता है कि इसका संबंध यूनिवर्सल कांग्रेस से है। यूरा भी हैरान हो जाती है कि क्या यूनिवर्सल कांग्रेस? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किंग के ऑफिस में बहुत शांति छाई होती है और वहाँ पर यूरा आते हुए कहती है, डैड क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे? वहाँ पर जेवियस, गार्डियन नाइट्स का लीडर, कैरिगम, मॉड्रेट और एक नया बंदा मौजूद होता है। यूरा मन ही मन सोच रही होती है कि यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना अजीब क्यों लग रहा है। फिर तो उसका ध्यान भी उस न्यू कैरेक्टर पर जाता है जिसे देखते हुए वो मन ही मन कहती है, ये कौन है? एंजल व्हाइट रॉब पहने, ये पॉप की तरफ से कोई आया होगा, जरूर कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद तो उसका ध्यान जेवियस पे जाता है जो कि उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा होता है। यूरा तो अपना मुंह ही फेर लेती है कि इस आदमी को जरूर कुछ पता होगा और इसने मुझसे पहले बात नहीं की, यकीनन। तभी किंग कहते हैं, यूरा इधर आओ। किंग कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, इस साल वर्ल्ड कांग्रेस मेरे देश द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसका समय आधे महीने बाद होगा, समय कम है, इसीलिए अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा सुझाव है तो बेझिझक कहें। वहाँ तो पूरी शांति छाई होती है, जिसे देख किंग कहते हैं, प्रीमियर क्या आपका इस पर कोई कमेंट है? जेवियस मुस्कुराते हुए कहता है, नेचुरली, जैसा आपका ऑर्डर योर हाइनेस। उसके बाद तो किंग नाइट्स के लीडर की ओर देखने लगते हैं। ये रियलाइज होते ही लीडर कहता है, मैं भी वैसा ही करता हूँ जैसा आपका ऑर्डर होता है योर हाइनेस। ये सब देखते हुए यूरा मन ही मन सोचती है कि लगता है इस मामले की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। ऐसा भी लग रहा है जैसे कि ये मामला एक गर्म आलू है और प्रीमियर का गुट इसे छूना भी नहीं चाहता। बेचारे किंग तो अपने सर पर हाथ रख लेते हैं, लेकिन फिर कहते हैं, एंजल व्हाइट आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? एंजल व्हाइट कहता है, योर हाइनेस, पॉप ने प्रार्थना सुनी और इसे इस बार सफलता पूर्वक पूरा करना प्रिंस पर निर्भर है। ये सुन कैरिगम कहने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही मॉड्रेट कहता है, योर हाइनेस, मुझे लगता है कि केवल कैरिगम ही ऐसा है जो इस इम्पोर्टेंट काम को कर सकता है। ये सुन यूरा और कैरिगम दोनों ही चौंक जाते हैं। कैरिगम कहता है, क्या तुम इसके अपोजिट कह रहे हो? मॉड्रेट कहता है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? हालांकि मैं तुम्हारा कॉम्पिटिटर हूँ, लेकिन मैं राष्ट्रीय मामलों के बारे में मजाक नहीं करता। ये इतना इम्पोर्टेंट मामला है कि इसे मुझ पर छोड़ने के बजाय तुम पर छोड़ना ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर तो कैरिगम भी चौड़ में आ जाता है कि तुम एक्यूरेट हो योर हाइनेस, ये मामला मुझ पर छोड़ दीजिए। एंजल व्हाइट भी कहता है, योर हाइनेस, द होली सी थर्ड प्रिंस के साथ पूरी तरह से सहयोग करेगा। पॉप का भी यही मतलब है। इन सब के बाद कोई कहता है, कोई देश स्थिर है या नहीं, यह उसकी ताकत पर निर्भर करता है। हर 10 साल में एक बार आयोजित होने वाला यूनिवर्सल कांग्रेस कंट्री की शक्ति प्रदर्शित करने का एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। इसी के साथ घोड़े को मात देते हुए यूरा कहती है, तो फिर कंट्री की शक्ति दिखाने का क्या तरीका है? क्या मिलिट्री परेड? रेनाल्ड कहता है, होस्ट कंट्री परियोजना के सबसे गौरवपूर्ण पहलुओं को प्रदर्शित करने के लिए चुनता है और सभी कंट्री के प्रतिभागी विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए अपनी प्रतिभा और हुनर लेकर आएंगे। बेशक द होस्ट कंट्री के पास लंबी तैयारी और घरेलू मैदान का लाभ होता है और आमतौर पर वह शायद ही कभी हारता है। यूरा कहती है, तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि होस्ट कंट्री को बहुत पहले ही बुक कर लिया जाना चाहिए था, लेकिन इस बार अस्थायी रूप से हम क्यों बन गए? रेनाल्ड कहता है, मुझे ये नहीं मालूम। यूरा मॉड्रेट के बारे में सोचते हुए मन ही मन कहती है, कुछ तो गड़बड़ है। उस आदमी के पास जरूर कोई साजिश है। विरोधी खेमे के होली सी भी आगे आ गए हैं। इस बार यूनिवर्सल कांग्रेस निश्चित रूप से आसान नहीं है। हालांकि ड्रामा में कांग्रेस का कोई रिकॉर्ड नहीं था। मेरी उपस्थिति ने इतिहास को इतना बदल दिया है कि मैं उसे हल्के में नहीं ले सकती, इसीलिए कुछ तो किया जाना चाहिए।
ये जानकारी केवल हाथ में होना ही पर्याप्त नहीं है। उसके बाद तो वो कहती है, हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। यूरा को इतना सोच में गुम देख रेनाल्ड उसे टच करने की कोशिश करता है कि इतने में एलन वहाँ पर आ जाता है। इससे रेनाल्ड फटाक से पीछे हो जाता है और यूरा कहती है, तुम यहाँ क्यों आए? एलन कहता है, नेचुरली मैं तुम्हारी शंकाओं का समाधान करने के लिए आया हूँ खूबसूरत प्रिंसेस। तो चलो बताओ, पहले खुश खबर सुनना चाहोगी या फिर बुरी खबर? यूरा कहती है, कितना बचकाना है ये। एलन यानी हमारा जेवियस कहता है, आओ अच्छी खबर से शुरुआत करें। बधाई हो योर हाइनेस। यूरा हैरान होती है कि किस बात की बधाई। जेवियस उसके क्लोज आते हुए कहता है, आप शादी जो कर रही हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं एक रेगिस्तान में ऊंटों के गिरोह के बीच कुछ हाथियों पर बहुत ही अच्छी तरह से कैरेज बनाया गया होता है और उसके अंदर एक मेड अपने मालिक को फ्रूट्स ऑफर करते हुए कहती है, योर हाइनेस एटलांटे आने ही वाला है। अंगूर खाते हुए उसका मालिक कहता है, क्या? मैं कब से इसका इंतजार कर रहा हूँ, मेरी दुल्हन का। इधर यूरा ये जानकर चौंक जाती है कि क्या शादी? रेनाल्ड भी हैरान होता है और यूरा पूछती है, शादी? कौन? मैं? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जेवियस कहता है, ऐसा कैसे नहीं हो सकता? हालांकि इसकी घोषणा दुनिया के सामने नहीं की गई है, लेकिन तैयारी सीक्रेट रूप से शुरू कर दी गई है और जब आप ये जान लेंगे तो संभवतः ये हो चुका होगा। इसी के साथ वो एक लेटर यूरा को दिखाने लगता है कि इतना ही। यूरा कहती है, मुझे दिखाओ, लेकिन जेवियस उसे हटा लेता है और यूरा को परेशान करने लगता है। यूरा भी उसे छीनने की कोशिश करने लगती है कि मुझे ये दे दो। जेवियस यूरा को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम अपना हाथ उठाकर मेरी जानकारी एक्सचेंज करना चाहती हो? खैर, अगर ये मुझे संतुष्ट कर सकता है तो ये असंभव नहीं है। यूरा कुछ नहीं कहती और एक शातिर मुस्कुराहट देते हुए चुटकी बजाती है। ऐसा होते ही रेनाल्ड जेवियस से वो लेटर छीन लेता है और यूरा जेवियस से कहती है, उफ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं सोचा था, मेरे पीछे मददगार हैं। जेवियस कहता है, मुझे सचमुच उम्मीद नहीं थी। उसके बाद तो वो यूरा के कान के पास जाकर कहता है, मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी बाहों में होंगी। ये रियलाइज होते ही यूरा उससे दूर हो जाती है और ब्लश करते हुए मन ही मन कहती है, ये आदमी दिन पर दिन और भी ज्यादा पागल होता जा रहा है। इतना ही नहीं, वो तो बहुत लापरवाह भी हो गया है। ओ कम ऑन यूरा, तुम्हें धीरज रखना होगा। उसके बाद तो यूरा शर्माते हुए कहती है, रेनाल्ड मुझे वो दो। उसके बाद तो यूरा उस लेटर को पढ़ने लगती है जिसमें लिखा होता है, जिपिंग के स्टेट ने हमारी कंट्री के लिए हानिकारक होने के इरादे से यूनिवर्सल कांग्रेस के स्टेट के अस्थायी परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। जिपिंग एक मजबूत कंट्री है, उनका दुश्मन बनना आसान नहीं है, इसीलिए रिश्तेदारी के साथ गठबंधन करना बेहतर होगा और हमारी कंट्री में केवल एक ही प्रिंसेस यूरा है और उसके साथ ही केवल गलत किया जा सकता है। ये सब पढ़कर यूरा चौंक जाती है और मन ही मन कहती है, मुझे पता था कि किंग एक घटिया डैड अविश्वसनीय है। अब जब विपदा आई तो उसने मुझे बलि का बकरा बना दिया। चलो ठीक है, लेकिन हिस्ट्री में तो कोई भी ऐसी शादी हुई ही नहीं थी। कोई न कोई मोड़ अवश्य आया होगा। जेवियस कहता है, मेरे पास एक बुरी खबर भी है, क्या वो तुम सुनना चाहोगी? यूरा मन ही मन कहती है, हाँ, इस आदमी की अच्छी खबर ब्लॉकबस्टर है और बुरी खबर सुपर अच्छी खबर होनी चाहिए। यूरा खुशी से कहती है, हाँ चलो बताओ क्या है वो? जेवियस कहता है, बुरी खबर ये है कि हिज मैजेस्टी ने ऑर्डर दिया है कि प्रिंस जिपिंग के साथ आपके रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए डेवलप करने के लिए आपको उनके स्वागत का कार्य सौंपा गया है। यदि कुछ और नहीं तो प्रिंस जिपिंग के स्वागत के लिए सिटी गेट पर पहुँचे। ये सुनकर तो यूरा का सच में पोपट ही हो जाता है कि ये वाकई बुरी खबर है। अब मुझे उसका स्वागत करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सिटी गेट पर ढेर सारे गार्ड्स हमेशा की तरह तैनात होते हैं और वहाँ पर प्रिंस जिपिंग का पूरा काफिला आ चुका होता है। उनका ही शेख जैसा दिखने वाला एक आदमी कहता है, योर हाइनेस, एटलांटे के लोग आगे हैं, क्या आपको बदलाव की जरूरत है?
कैरेज में से प्रिंस कहता है कोई जरूरत नहीं, बस इसे जाने दो। वो शेख घबराते हुए कहता है, लेकिन इतने में ही अंदर से प्रिंस कहता है, क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना है? शेख तो घबराकर घुटने टेक देता है कि नहीं नहीं, योर हाइनेस कृपया मेरे पापों को माफ कर दें, मेरा जीवन बख्श दे योर हाइनेस। लेकिन इतने में ही प्रिंस का आदमी आकर उसे जान से मार डालता है। सिटी गेट के यहाँ पर ढेर सारे लोग भी मौजूद होते हैं जो कि ये सब देखते हुए आपस में बात कर रहे होते हैं कि इस प्रिंस के साथ क्या गलत है। हमारे सामने किसी को मारकर जिपिंग कंट्री का ये प्रिंस दिखाना क्या चाहता है। तभी वहाँ पर यूरा का कैरेज आता है अपने लोगों के साथ। उसी के साथ वहाँ पर एक और कैरेज आया होता है जिसमें से कोई हंसते हुए कहता है, ये सीन तो देखा हुआ सा लगता है ना योर हाइनेस। उसके बाद तो वहाँ मौजूद लोग भी आपस में बातें करने लगते हैं कि हाँ, हमारे लिए भी ये नज़ारा बहुत ही आम हुआ करता था। मुझे तो याद भी नहीं कि ये गायब होना कब शुरू हो गया, अभी भी थोड़ा सा इसका आदी नहीं हूँ। वेल गाइस, पहले प्रिंसेस यूरा भी ऐसे ही हरकतें किया करती थी, यानी पब्लिक में लोगों को मारना, मौत की सजा देना। तभी रेनाल्ड भी वहाँ पर लोगों के बीच खासता है ये जताने के लिए कि प्रिंसेस यूरा आ चुकी हैं। ये देखकर कि प्रिंसेस यूरा हमारे महाराज के स्वागत के लिए अपने कैरेज से अभी तक नहीं निकली हैं, जिपिंग कंट्री का दूत कहता है, मेरे हाइनेस जिपिंग कंट्री के तीसरे प्रिंस हैं और वो यहाँ आए हैं, लेकिन कोई उनका स्वागत करने के लिए नहीं आया। वहाँ मौजूद लोग कहते हैं, ये कैसा रवैया है? क्या सच में ये कोई दूत है? ये कितना अहंकारी है। दूत कहता है, क्या तुम संतुष्ट नहीं हो? क्या तुम हमारी कंट्री शिपिंग पर युद्ध की घोषणा करने की कोशिश कर रहे हो? कैरेज के अंदर बैठी यूरा मुस्कुराते हुए कहती है, क्या सचमुच? ये सुन दूत चौंक जाता है और उधर जिपिंग का प्रिंस भी हैरान होता है। उसके बाद तो यूरा सहारा लेकर बाहर आते हुए कहती है, मैं इसकी मंगेतर होने से असंतुष्ट हूँ। तुम कहाँ से आए हो? वहीं वापस लौट जाओ। जिपिंग का प्रिंस अपने कैरेज में से यूरा को देखते हुए मन ही मन कहता है, क्या यही है प्रिंसेस यूरा? यूरा की खूबसूरती को ताड़ते हुए प्रिंस कहता है, हाँ, ये तो एक जैसी दिखती है। लेकिन फिर वो चौंक जाता है क्योंकि हमारी यूरा वापस मुड़कर अपने कैरेज में बैठ जाती है और रेनाल्ड वो कैरेज वापस सिटी के अंदर की ओर ले जाने लगता है। ये सब देख दूसरे कैरेज में बैठा जेवियस मुस्कुराने लगता है और प्रिंस गुस्से से बाहर आते हुए चिल्लाता है कि रुको। उसके सडन ऐसे रिएक्ट करने से हाथी भी थोड़ा बौखला जाता है और सारे गार्ड्स उसको घेर लेते हैं। प्रिंस चिल्लाता है कि तुम। जेवियस अपने कैरेज से बाहर आकर हंसते हुए कहता है, योर हाइनेस तारिक, अगर आपका वापस जाने का कोई इरादा नहीं है तो कृपया मेरे साथ सिटी के अंदर आएं। आखिरकार यदि आप कोई खजाना पाना चाहते हैं तो आपको हमेशा कुछ प्रयास तो करना ही होगा, क्या आपको नहीं लगता? प्रिंस तारिक कहता है, सिटी में चलो। इसी के साथ उसका काफिला सिटी में एंटर कर जाता है और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड खत्म होता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे हमारी प्रिंसेस यूरा जिपिंग कंट्री के थर्ड प्रिंस तारिक से कैसे अपना पीछा छुड़ाती है। हालांकि यूरा ने अभी उसकी बेइज्जती कर ही दी है।